एक बार फिर स्वागत है आपका साइटेक के ताजा अंक में। आज के अंक में हम बात करेंगे चंद्रमा के लिए बनाई गई स्पेशल ईंट, कीटों में फूलों को चुनने के रोचक व्यवहार और गीली मिट्टी की खुशबू के विज्ञान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। चंद्रमा पर पहला कदम रखने के साथ ही मानव की वहां पर बसने की जिज्ञासा पैदा हुई। वैज्ञानिक लगातार चंद्रमा के वातावरण और यहां जीवन की संभावनाओं पर शोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय वैज्ञानिकों ने मिलकर ऐसी ईंट बनाई है जिससे चंद्रमा पर मकान बनाया जा सकेगा। कैसे, आइए देखते हैं। पृथ्वी पर तेजी से घटते संसाधनों की वजह से वैज्ञानिकों ने चंद्रमा और संभवतः अन्य ग्रहों पर रहने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की है, जिसकी मदद से एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर यानी कि स्पेशल ईंट तैयार किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका इस्तेमाल चंद्रमा पर निर्माण कार्य में किया जा सकता है। उनके इस शोध को सिरामिक्स इंटरनेशनल और PLOS ONE में प्रकाशित किया गया है। इस स्पेशल ईंट को तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया को चंद्रमा की मिट्टी के साथ मिलाया। इसके बाद उन्होंने इसमें यूरिया, कैल्शियम और गुआर बीन से निकाली गई गोंद का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों के इंक्यूबेशन के बाद ये ब्रिक बनकर तैयार हुआ, जो मजबूती के सभी परीक्षणों में सफल रहा। देखा जाए तो 1 पाउंड की सामग्री को अंतरिक्ष में भेजने की लागत करीब 7.5 लाख रुपए आती है। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस प्रक्रिया में यूरिया का उपयोग किया गया है, जो मानव मूत्र से भी प्राप्त किया जा सकता है। वहीं चांद की मिट्टी को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। इससे अंतरिक्ष अभियान के खर्च में भी कटौती होगी। इस प्रक्रिया में कार्बन फुटप्रिंट भी कम है, क्योंकि इसमें सीमेंट की बजाय ग्वार गम का उपयोग किया गया है। अंतरिक्ष में बिल्डिंग निर्माण का ये पहला कदम है। वैज्ञानिकों का कहना है आगे वो इस ईंट को और बड़ा और मजबूत बनाना चाहते हैं और साथ ही इसे मून क्वैक जैसी परिस्थितियों में परीक्षण करना चाहते हैं, जिससे कि इसे चंद्रमा के वातावरण के अनुरूप बनाया जा सके। कल्पना करिए आपके सामने खूब सारी चॉकलेट रख दी जाए और इनमें से अपनी पसंद की चॉकलेट चुनने के लिए कहा जाए। जाहिर सी बात है, आप वो चॉकलेट उठाएंगे जिसका स्वाद और खुशबू आपको पसंद होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि कीटों में चयन की ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? आइए जानते हैं। चटकीला रंग, आकर्षित करने वाली खुशबू, रोचक आकृतियां और पैटर्न, फूलों के विभिन्न गुण पॉलिनेटर्स को अपनी ओर खींच लाते हैं। पॉलिनेटर्स यानी कि परागणकारी, ये वो जीव होते हैं जो पराग कणों को फूलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि फूलों की विभिन्नता के बीच पॉलिनेटर्स फूलों का चुनाव कैसे करते हैं। इस कड़ी को सुलझाया है आईसर, तिरुवनंतपुरम के वैज्ञानिकों ने, जिसे जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं ने कीटों में गंध, रंगों की प्राथमिकताओं को और उन्हें समझने की कला को जानने के लिए प्रवासी तितली कैटोप्सिलिया पोमोना पर शोध किया, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। इन चमकीली तितलियों की रंग दृष्टि काफी मजबूत होती है। एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने भूखी नर और मादा तितलियों को एक पिंजरे में छोड़ दिया, जिसमें 4 रंग थे: हरा, पीला, नीला और लाल। वैज्ञानिकों ने पाया कि मादा तितलियां सिर्फ पीले रंग की ओर आकर्षित हुईं, जबकि नर तितलियों ने पीले और नीले दोनों रंगों को प्राथमिकता दी। ऐसे ही एक और प्रयोग में वैज्ञानिकों ने तितलियों को 2 सेट्स में विभाजित किया। इसके बाद उन्होंने एक सेट की तितलियों को सुक्रोज देते हुए नीले रंग के लिए ट्रेनिंग दी, जबकि दूसरे सेट की तितलियों को हरे रंग के लिए प्रशिक्षित किया। अब वैज्ञानिकों ने उनके सामने 4 रंग रखे और उनकी रंगों की प्राथमिकता का अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि नीले रंग के लिए प्रशिक्षित तितलियों ने नीले रंग का चुनाव किया, जबकि हरे रंग के लिए प्रशिक्षित तितलियों ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। नर तितलियों ने प्रशिक्षण के अनुकूल हरे रंग का चुनाव किया, वहीं मादा तितलियों ने नीले और हरे रंग का चुनाव किया, जो कि पहले से ही उनकी प्राथमिकता रही है। रंगों की ही तरह वैज्ञानिकों ने गंध का भी अध्ययन किया।
और ये देखा कि क्या गंध रंगों के चुनाव को प्रभावित करती है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक बार फिर नर और मादा तितलियों को हरे रंग के लिए प्रशिक्षित किया। इसके बाद उनके सामने 4 रंगों को फूलों की गंध के साथ रखा। इस बार ज्यादातर मादा तितलियों ने पीले रंग को चुना, तो वहीं नर तितलियों ने दूसरे रंगों की जगह हरे रंग को ही चुना। इस प्रयोग से ये पता चला कि गंध रंगों के चुनाव को प्रभावित करती है। ये शोध अपने आप में पहला ऐसा शोध है जिसमें ये दर्शाया गया है कि फूलों पर बैठने वाले कीट एक से अधिक संवेदी जानकारियों को किस तरह से संसाधित करते हैं। इस शोध के मुख्य वैज्ञानिक का कहना है कि कीटों में सीखने की ये ऐसी प्रक्रिया पहले नहीं देखी गई, जो कि काफी रोचक है। प्रचंड गर्मी के बाद पहली बारिश के साथ सौंधी खुशबू किसे पसंद नहीं। जैसे ही बारिश की बूंदें गर्म और सूखी धरती का स्पर्श करती हैं, एक अलग तरह की खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है। लेकिन ये खुशबू आती कहां से है? बारिश से, मिट्टी से या फिर हवा से? आइए जानते हैं क्या कहता है विज्ञान। दरअसल जमीन को स्पर्श करने से पहले बारिश की बूंदों में कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन जैसे ही धूल कणों से मिलती है, हम एक सौंधी खुशबू महसूस करते हैं। इस खुशबू को पेट्रिकॉर कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों पेट्रा और आइकोर से बना है। पेट्रा का अर्थ पत्थर होता है और आइकोर का अर्थ ईश्वर के नसों में प्रभावित होने वाला रक्त है। लेकिन इस सौंधी खुशबू को पेट्रिकॉर नाम वैज्ञानिकों ने दिया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने इस खुशबू के बनने की प्रक्रिया को दर्ज करने में सफलता हासिल की, जो मार्च 1964 के नेचर नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ था। बाद में साल 2010 में कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन किया, जिससे इस खुशबू के लिए जिम्मेवार सबसे बड़े कारक का पता चला। ये बड़ा कारक है एक सूक्ष्म एक्टिनोबैक्टीरिया, जो मिट्टी के साथ साथ समुद्री वातावरण में भी पाया जाता है। इन शोधों से पता चला ये सौंधी खुशबू वास्तव में सुगंधित रासायनिक यौगिकों का संयोजन है। कुछ रसायन पौधों द्वारा उत्सर्जित तैलीय पदार्थ से आते हैं और कुछ एक्टिनोबैक्टीरिया के विघटनकारी गतिविधियों से। एक्टिनोबैक्टीरिया मृत या सड़ रहे कार्बनिक पदार्थों को सरल रासायनिक यौगिकों में विघटित करता है, जो बढ़ते पौधों और अन्य जीवों के लिए पोषण का काम करता है। इस प्रक्रिया का एक बाई प्रोडक्ट है जियोस्मिन नामक कार्बनिक मिश्रण। पौधों के उत्सर्जित रसायन और जियोस्मिन जब बारिश की बूंदों के साथ मिलते हैं, तो हम सौंधी खुशबू महसूस करते हैं। वास्तव में जियोस्मिन एक प्रकार का अल्कोहल है। अल्कोहल के अणुओं में एक तेज गंध होता है, लेकिन यहाँ जियोस्मिन की जटिल रासायनिक संरचना इस गंध को और तेज बना देती है, जिससे ये मात्रा में काफी कम होने पर भी खुशबू बिखेरता है। हमारी नाक इस गंध के प्रति काफी संवेदनशील होती है। जब सूखा का लंबा दौर रहा हो, कई दिनों से बारिश नहीं हुई हो, तो एक्टिनोबैक्टीरिया के विघटनकारी गतिविधियां मंद पड़ जाती हैं। जैसे ही बारिश शुरू होने को होती है, हवा में आर्द्रता बढ़ जाती है और धरती थोड़ी गीली होने लगती है। इस कारण एक्टिनोबैक्टीरिया सक्रिय हो जाता है और परिणाम स्वरूप जियोस्मिन ज्यादा बनने लगता है। और बारिश की बूंदें जैसे ही धरती के छिद्र युक्त सतह पर गिरती है, वे संपर्क के स्थान पर हवा के छोटे छोटे बुलबुलों को कैद कर लेती है। ये बुलबुले ऊपर की ओर छिटकते हैं और फटकर छोटे छोटे कण में फैल जाते हैं, जिसे एरोसोल कहते हैं। पेट्रिकॉर के लिए जिम्मेवार जमीन पर मौजूद या बारिश के पानी में घुले जियोस्मिन और दूसरे रासायनिक मिश्रण एरोसोल के रूप में हवा में मिलकर आसपास फैलकर खुशबू फैलाते हैं। बारिश बंद होने के बाद ये खुशबू गायब हो जाती है और धरती की ऊपरी सतह सूखी पड़ने लगती है। एक्टिनोबैक्टीरिया फिर से सुस्त पड़ जाता है और अगली बार बारिश के आगमन की सूचना देने के इंतजार में रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमें इंतजार है आपके फीडबैक का, तो लिखना ना भूलिएगा नीचे दी गई ईमेल आईडी पर। साथ ही अपने फोन पर SciTech देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करिए। तो फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे SciTech के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।